अगर आप HPAS 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूजुअली स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि क्या HPAS के लिए, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो एग्जाम है, क्या HPAS के लिए NCERTs पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। तो देखो, UPSC के लिए तो यूजुअली NCERTs पढ़नी ही पड़ती है, बिना NCERTs के तो UPSC की तैयारी एकदम अधूरी है। लेकिन पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो जो HPPSC है उन्होंने भी UPSC वाला जो पैटर्न है उसको एक हद तक इमिटेट किया है। जैसे पहले UPSC में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते थे, तो फिर HPAS में भी पिछले 2-3 सालों से आने लग गए। HES या HPS के एग्जाम में तो आते ही हैं, साथ में जो नायब तहसीलदार का एग्जाम है या अलाइड सर्विसेज का एग्जाम है उसमें भी अब सेम वही जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाने लगे हैं। तो अगर वो क्वेश्चंस में इमिटेशन है तो फिर ओवरऑल जो पैटर्न है, और NCERT तो सबसे ज्यादा वैलिड सोर्स है, और HPPSC जो द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं, जब उनका प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है और जब वो आंसर प्रीलिम्स के रिजल्ट से पहले जब वो आंसर की रिलीज करते हैं, ऑफिशियल आंसर की, तो उसमें 7 to 10 डेज की एक विंडो दी जाती है कि उसमें अगर आपको किसी भी आंसर में कोई डाउट है तो आप कमीशन को लिख के भेज सकते हैं। तो तब जरूरत पड़ती है मोस्ट वैलिड सोर्स की। इसीलिए फिर कमीशन का ज्यादा प्रयास रहता है कि जो ज्यादा वैलिड सोर्स है वहां से पेपर बनाया जाए, और NCERT से ज्यादा वैलिड तो कोई सोर्स है ही नहीं। तो फिर NCERT से पिछले कुछ समय से सीधे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। जैसे अगर झूम कल्टीवेशन की बात करें तो जो झूम खेती है, झूम कल्टीवेशन है, उससे सीधा सीधा क्वेश्चन NCERT से 7th या 8th क्लास की जो NCERT है सोशल साइंस की, वहां से सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। और ऐसे देयर आर सेवरल क्वेश्चंस जो कि डायरेक्टली NCERT से पूछे जाते हैं। अब देखो, हिमाचल के जो एग्जाम रहते हैं उसमें 30 to 35% तो HPGK रहता है, तो HPGK तो NCERT से नहीं आएगा, उसका कोई रोल नहीं है। इसके अलावा लगभग 30% के अराउंड करंट अफेयर्स रहते हैं, वो भी NCERT से नहीं आएंगे। लेकिन बाकी जो अप्रोक्सीमेट 40% बच गया वो ऊपर नीचे होता रहता है, 40 to 50%, जिसमें आपका इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, देन इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन इकोनॉमी। तो ये तो प्रीलिम्स के लिए, बाकी मेंस में तो वर्ल्ड हिस्ट्री और बाकी और सब्जेक्ट्स भी हैं, और जनरल साइंस। यहां ये जो 4-5 सब्जेक्ट हैं इनके लिए NCERTs तो एकदम इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन फिर NCERT पढ़ने का तरीका क्या है कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो डायरेक्टली सारी NCERTs पहले खरीद लेंगे और फिर वो हाइलाइटर और पेन लेके बारी बारी सारी ही NCERTs 1 by 1 पढ़ देंगे। तो उसमें पढ़ेंगे कम और उस पर कलर वो ज्यादा कर देते हैं कि फ्लोरोसेंट कलर कर दिया और उनको लगता है कि उन्होंने पढ़ ली। वो तरीका नहीं NCERT पढ़ने का। वो तो आप एक कलर कर रहे हैं उस NCERT में, एक्चुअल में क्या है आप उसे इम्बाइब नहीं कर रहे हैं, आप उसे पढ़ नहीं रहे हैं। तो जो बेस्ट वे है NCERTs पढ़ने का वो है टॉपिक वाइज। जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप फॉर्मली कहीं पे कोचिंग ले रहे हैं तब भी, या तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तब भी, आप पहले तो उस पैटर्न को समझिए, उस सिलेबस को समझिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप हिस्ट्री से शुरुआत कर रहे हैं तो हिस्ट्री में आपको पता है देयर आर 6 मॉड्यूल्स, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मेडिवल हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, देन इसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है, देन वर्ल्ड हिस्ट्री है, एंड लास्ट इंडियन आर्ट एंड कल्चर। तो ये 6 मॉड्यूल हिस्ट्री में है। तो इन 6 मॉड्यूल्स में जब आप टर्न बाय टर्न, 1 by 1 जब इनको प्रिपेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले जो है शुरुआत की जैसे हिस्ट्री से, और हिस्ट्री में भी सबसे पहले शुरुआत की एंशिएंट हिस्ट्री से। तो एंशिएंट हिस्ट्री में जब आप सबसे पहले टॉपिक से चलेंगे, जैसे स्टोन एज से आपने शुरुआत की, या स्टोन एज अगर आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे तो मान लीजिए आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरुआत की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर आप किसी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रहे हैं तो NCERT में भी जहां जहां इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो आपको पढ़नी है। जैसे 6th क्लास की NCERT में है और उसके बाद 12th क्लास की NCERT थीम 1, वहां पे आपको इंडस वैली मिलेगी। तो एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट आपने पढ़ लिया, कोई भी, जैसे RS शर्मा की बुक पढ़ ली या अरिहंत या लूसेंट की आपने कोई बुक पढ़ ली एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, तो साथ में आपने उस मटेरियल को सप्लीमेंट करना है NCERT से। तो ऐसे नहीं कि एक साथ NCERT ले ली और सारे सब्जेक्ट की पढ़ डाली, नहीं, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आपको ये NCERTs पढ़नी है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में हमने पढ़ा कि हम हिस्ट्री से, एंशिएंट हिस्ट्री से अगर शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें जैसे पहला टॉपिक इंडस वैली है तो वो NCERT से उसको हम सप्लीमेंट करेंगे। सेकंड टॉपिक वैदिक एज है तो उसको पहले समझेंगे, फिर NCERT से भी उसको सप्लीमेंट करेंगे।
तो 1 बाय 1 जो है ये सारे टॉपिक इस तरह तैयार किए जाते हैं और फिर आप अपने सेंट्रलाइज्ड नोट्स बनाएंगे। अब पूरी एनसीईआरटी के नोट्स बनाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो की पॉइंट्स होंगे वो आप नोट डाउन कर सकते हैं ताकि दूसरी बार आप उसे दूसरी बार ना पढ़ें। खास करके 6th to 10th जो एनसीईआरटीज हैं, 6 to 10 जो एनसीईआरटीज हैं, ये तो आपने एक ही बार पढ़नी है, ये बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 11th और 12th की कुछ सिलेक्टेड एनसीईआरटीज हैं जो आपको टाइम एंड अगेन पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वो बल्कि भी है और वो एक प्रकार से गागर में सागर है। जैसे अगर मैं फिजिकल ज्योग्राफी की बात करूं 11th क्लास की, उसकी तो हर एक लाइन का मतलब बहुत गहरा है। कोई भी एक वर्ड उसमें दिया होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से संबंधित कोई वर्ड दिया होगा तो उसके मायने जो है वो बहुत ज्यादा हैं, उसका मीनिंग जो है वो बहुत, उसकी कॉनोटेशन बहुत वाइडर है। तो इसीलिए 11th-12th की एनसीईआरटी तो आपको रिपीटेडली पढ़नी पड़ेगी, पर 6 to 10 तो एक बार आपने पढ़ ली सब्जेक्ट वाइज और उसे किनारे किया, दूसरी बार उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक बार पढ़ के जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसको अंडरलाइन करने के बजाय, हाईलाइट करने के बजाय, उसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो पेज में नोट कर लिए जाएं तो ज्यादा बेहतर है। बहुत सारे फैक्ट्स नहीं होंगे, क्योंकि जब आप अपना स्टैंडर्ड टेक्स्ट भी पढ़ेंगे तो मोर देन 90% चीजें तो आपने अपने स्टैंडर्ड टेक्स्ट में पढ़ ली होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो स्पेक्ट्रम में लगभग सारी ही चीजें आपको मिल जाएंगी, लेकिन 6 to 10 जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपको वहां पे मिले उसे सप्लीमेंट करने के लिए। जैसे स्पेक्ट्रम पूरी आपने पढ़ ली, लेकिन जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे, थीम 3 पढ़ेंगे हिस्ट्री की, +2 क्लास की, 12th क्लास की, तो उसमें एक स्टेटमेंट मिलेगी कि जो बंगाल आर्मी है उसमें अवध से ज्यादा लोग थे, तो अवध को बोलते हैं नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी। तो ये स्टेटमेंट आपको एग्जैक्टली एनसीईआरटी में मिल जाएगी। या फिर लॉर्ड जो डलहौजी है उसकी स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी कि अवध इज अ चेरी दैट वुड बी इन आवर माउथ वन डे। ये अवध वो चेरी है जो एक दिन अंग्रेजों के मुंह में होगी। ऐसा ही हुआ बाद में, अवध को उन्होंने एनेक्स कर लिया मैल एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे। तो ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स रहती हैं जो डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी में मिलेंगी, खास करके महात्मा गांधी की स्टेटमेंट्स फ्रीडम स्ट्रगल से संबंधित, वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है। बाकी जो फैक्ट है, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है वो एक बार पढ़ लिया, वो चाहे स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा, वहां से पढ़ा, वो एक ही बात है। पर अगर उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कोई खास इवेंट है, खास कोई भाषण है, खास कोई स्टेटमेंट है, वो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। वो वन टाइम आप पढ़ के उसे सप्लीमेंट कर लेंगे। 6 to 10 वो बार बार नहीं पढ़नी है, वो टॉपिक वाइज टॉपिक, जैसे आप इंडस वैली पढ़ रहे हैं 6th क्लास में मिल जाएगा, एक बार पढ़ा उसको किनारे किया। लेकिन जो 11th और 12th की एनसीईआरटी है वो टाइम एंड अगेन आपको जब भी समय मिले तो आपने उस पर नजर मारनी है, उसे पढ़ना है, क्योंकि उसके कॉनोटेशन बहुत गहरा है और हर बार आप उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो ये हुआ कि एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, तो जरूर पढ़नी है, मस्ट रीड है एनसीईआरटी, आपको पढ़नी ही है और अपनी तैयारी के साथ साथ उसे सप्लीमेंट करना है। बहुत जो है आपको एक अलग पर्सपेक्टिव एनसीईआरटी से मिलेगा। और नहीं पढ़नी है एनसीईआरटी, पढ़नी एक बड़ी डिबेट रहती है, तो जाहिर सी बात है जो मार्केट में है, जो प्रेजेंटली है, वही ज्यादा पढ़ी जाए तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि जो भी पेपर बनाएगा वो वेबसाइट से, एनसीईआरटी की साइट से डाउनलोड करके हो सकता है वहां से क्वेश्चन बनाए। सो इट इज लेस लाइकली कि वो पुरानी जो किताबें होंगी वो एग्जामिनर उन्हें ढूंढेगा, कहीं मार्केट से लाएगा या पुराने पीडीएफ डाउनलोड करेगा और वहां से क्वेश्चन बनाएगा, बहुत कम चांसेस है। और पुरानी जो एनसीईआरटीज है वो लगभग स्टैंडर्ड बुक्स के साथ साथ ही है। जैसे बिपिन चंद्रा जी की स्टैंडर्ड बुक आती है मॉडर्न हिस्ट्री की, तो उन्हीं की एनसीईआरटी भी आती थी, तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो अब कौन कौन सी एनसीईआरटी, देखो 6 to 10 तो आपने मोस्टली एनसीईआरटीज पढ़ने की कोशिश करनी है। 6 to 8 वाली एनसीईआरटी तो ज्यादा कुछ है ही नहीं, वो तो ऐसा भी हो जाएगा कि एक दिन में आप 3-3 एनसीईआरटीज भी पढ़ देंगे। सोशल साइंस वगैरह की छोटी छोटी एनसीईआरटीज है, बहुत जनरल, उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। 9th-10th क्लास में थोड़ा सा समय आपको लगेगा, वो भी आप जब टॉपिक वाइज करेंगे, एक साथ तो आपने पढ़नी नहीं है। तो 6 to 10 तो कोशिश रहेगी कि आपने सारी एनसीईआरटीज पढ़नी है। और जब मैं सारी एनसीईआरटीज बोल रहा हूं तो सिर्फ सोशल साइंस की, मैथ, इंग्लिश, हिंदी वो सब नहीं, सिर्फ सोशल साइंस। सोशल साइंस की सारी एनसीईआरटीज पढ़नी है और जनरल साइंस की भी। अब जनरल साइंस में फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, वो अवॉइड कर सकते हैं, या उसमें क्रियाकलाप या एक्सपेरिमेंट्स ऐसे बहुत सारे दिए होते हैं, वो भी अवॉइड करने। जहां किसी जनरल फैक्ट की बात आ रही है वो अच्छे से समझना है। जैसे अगर 9th क्लास में सेल बायोलॉजी है और सेल बायोलॉजी में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कोई खास बात है, तो वो आपने फिर अच्छे से पढ़ना है। कि अगर लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल होता है तो थोड़ा उसका आइडिया होना चाहिए, क्योंकि नाम ही जनरल साइंस है। साइंस में बहुत आपको रिसर्च नहीं करनी है, उसमें जनरल साइंस आनी है पेपर में। तो साइंस एग्जाम में आती है 2 पार्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो करंट अफेयर से ही होगा और ज्यादा पार्ट टेक्नोलॉजी का ही आता है, लेकिन जो बेसिक साइंस है 2-4 क्वेश्चन उसके आपको दिखेंगे, तो वो बेसिक एनसीईआरटी से हो जाएगा। 6 to 10 आप पढ़ेंगे तो उससे कवर हो जाएगा। फिर 11th और 12th की इसकी कुछ सिलेक्टेड एनसीईआरटीज मैं आपको बता देता हूं जो कि आपने पढ़नी है और वो मस्ट रीड है। जैसे हिस्ट्री के लिए न्यू एनसीईआरटीज क्लास 12 की
थीम 1, थीम 2 एंड थीम 3। ये तीनों आप देख सकते हैं क्लास 12 की। ये थीम 1 है, मतलब पार्ट 1, ये पार्ट 2 और ये पार्ट 3, ये तीसरा पार्ट 3। तो थीम मतलब थीम इन इंडियन हिस्ट्री के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये तीनों ही क्लास 12 आप देख सकते हैं, क्लास 12 और क्लास 12। तो ये बहुत अच्छे से आपको पढ़नी है। बाकी 6 to 10 मैंने आपको बताया, एक सिंगल रीडिंग उसके लिए आपने जोड़ देनी है, वो टाइम एंड अगेन पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार पढ़ी, कुछ खास फैक्ट है, उसे अपने स्टैंडर्ड नोट्स के साथ इंटीग्रेट किया, दूसरी बार देखने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो 6 to 10 एनसीईआरटी है वो ज्यादा फैक्चुअल रहेंगी। 11th 12th में फिर वो कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगा। अगर कोई स्टेटमेंट है उसका मीनिंग काफी गहरा रहेगा, तो वो मेंस में आपके कंटेंट को एनरिच करेगा। देन ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी फॉर फिजिकल ज्योग्राफी। इसे पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत सारे इसके जो ऐसे आपको टर्मिनोलॉजी मिलेगी जिसका मीनिंग बहुत गहरा है। देन इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट, ये इंडियन ज्योग्राफी के लिए इंडिया का रिवर सिस्टम हो गया, ड्रेनेज सिस्टम, जहां से ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। देन ड्रेनेज सिस्टम तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। इंडिया के प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स हो गए, हिमालयाज हो गए, बेसिक फैक्ट्स, इंडिया की सॉइल्स हो गई, इंडिया में मॉनसून्स हो गए। एक मॉनसून का पूरा चैप्टर इसमें दिया गया है, कितनी ब्रांचेस में मॉनसून इंडिया में एंटर करता है, वेस्ट की आगे कितनी ब्रांचेस होती हैं, ईस्ट की 2 हो जाएंगी, वेस्ट की 3 ब्रांचेस हो जाएंगी, वो कहां पे आके वो ब्रांचेस आपस में मिलती हैं, वो सारी डिटेल आपको इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट में इंडियन ज्योग्राफी ऑलमोस्ट यहां कवर हो जाएगी। अब वो 7th क्लास में, 9th क्लास में भी अगर कोई फैक्ट दिया होगा तो सेम वो यहां पे भी रिपीट हो जाता है। वहां वो इतना डिटेल में नहीं था, यहां और डिटेल में होगा। और ह्यूमन ज्योग्राफी ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी अगर ये पढ़ लेते हैं तो प्री एज वेल एज मेंस दोनों इससे कवर हो जाएंगे। पर रिसेंट वाली आपने पढ़नी है एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड करके, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी में बहुत सारे डेटाज जो हैं वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी, मिनरल ज्योग्राफी उससे संबंधित रहते हैं कि भारत सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर किस मिनरल का है। तो रिसेंट वाली जो एनसीईआरटी होगी वो आप फॉलो करें, ज्यादा बेहतर है। ये तो पुरानी भी चलेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा डेटाज का खेल नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। So it is all about NCERTs of geography. Then comes polity. पॉलिटी में देखो लक्ष्मीकांत एक बुक है जो मोस्टली स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो लक्ष्मीकांत से बात बन जाती है एचपीएस में बड़े आराम से। लक्ष्मीकांत से बाहर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। मेंस के लिए जाएंगे तो मेंस न्यूज़पेपर बेस्ड ज्यादा रहता है। जैसे अगर गवर्नर की पावर्स का इशू चल रहा है तमिलनाडु में, गवर्नर की पावर और जो तमिलनाडु के जो एग्जीक्यूटिव है, सीएम वगैरह, उनके बीच में, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, क्योंकि पॉलिटी में ये न्यूज में था, काफी मंथ से न्यूज में रहा है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस न्यूज में रहा है, तो वहां से क्वेश्चन बनेगा। तो जो पॉलिटी का कॉन्सेप्ट न्यूज में रहता है वहां से क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। मेंस के लिए, मेंस में स्टैटिक चीजें बहुत कम आती है, पंचायती राज वगैरह वहां से आता है। तो ये जो एनसीईआरटी है ये आपके कंटेंट को बहुत एनरिच करेगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, तो ये वाली एक एनसीईआरटी पॉलिटी की पढ़ ली जाए तो एचपीएस के लिए वो मोर देन सफिशिएंट है। साथ में लक्ष्मीकांत तो आपने पढ़नी है जो कि बुक है पॉलिटी की। इंडियन इकोनॉमी भी देखो, इकोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट है जो ज्यादा करंट अफेयर बेस्ड है, ये भी करंट अफेयर पे आधारित है ज्यादा, जो न्यूज में रहेगा वहां से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन ये जो एनसीईआरटी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आपके कंटेंट को एनरिच करेगी। इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं सब आपको इसमें मिल जाएंगे। अब वो चाहे सोशलिस्टिक टेंडेंसीज हो, वो सोशलिस्टिक इकोनॉमी कैसी होगी, कैपिटलिस्टिक कैसी होगी, वो सब आपको इसमें मिल जाएगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो ये हुआ इकोनॉमी के बारे में। एंड लास्ट इज साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक आपको पहले बता दिया 6 to 10 तक जाना है, 11 12 में साइंस एंड टेक में नहीं जाना है क्योंकि वो बहुत वास्ट आ जाएगा, बहुत डिटेल में आ जाएगा। 11th की फिजिक्स, 11th की केमिस्ट्री वो एक नेक्स्ट लेवल है। तो जनरल साइंस की बात हो रही है तो 11 12 तक जाना नहीं है। 9th और 10th की भी पढ़ेंगे तब भी सफिशिएंट है, पर फिर भी कोशिश करनी है 6 to 10 पढ़ी जा सकती है। तो ये हुआ एनसीईआरटीज के बारे में। बाकी आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एक कोचिंग का आपका प्लान है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लॉन्चपैड आईएएस के साथ आप जुड़ सकते हैं। लॉन्चपैड आईएएस की 3 सेंटर्स में, 3 शहरों में अभी ऑफलाइन सेंटर्स हैं और ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो हर जगह से जुड़े रहते हैं। तो लुधियाना, पटियाला और चंडीगढ़ में हमारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं।
तो हर प्रकार से आपको असिस्ट किया जाएगा। जनरल स्टडीज और सीसैट दोनों कवर किए जाएंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट कवर किया जाएगा, स्टडी मटेरियल, हार्ड कॉपीज, प्रिंटेड बुकलेट्स आपको दी जाती हैं, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट और आंसर राइटिंग। हर फ्राइडे को ये वाले सेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं। डेली द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसकी एनालिसिस के साथ जो है वो न्यूज आपको सिंप्लीफाई करके दी जाती है। देन योजना मैगजीन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह भी काफी इसमें कवर हो जाती हैं, गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं, तो मंथली बेसिस पे इसकी भी एनालिसिस रहती है। देन मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स ये भी आपको प्रोवाइड की जाती है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में ये डिजाइन की जाती है। देन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेशंस, इंटरव्यू में आपको इशू ना रहे इसलिए आपका ग्रुप डिस्कशन और डिबेट्स वो सब कंडक्ट करवाया जाता है। देन इंटरेक्शन विद आईएएस पीसीएस टॉपर, जो प्रीवियस टॉपर्स हैं उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही उनसे आपको सीखने का मौका मिलता है। देन 13 स्टेट्स एंड 75 प्लस सिटीज में लॉन्च पैड आईएएस की प्रेजेंस है। देन लिमिटेड बैच साइज, लगभग 40 के अराउंड हमारा बैच साइज रहता है, तो क्लास में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स में नहीं होंगे, लिमिटेड बैच साइज रहेगा। 101 आपकी इंटरेक्शन जो है वो टीचर के साथ रहेगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे। और यूट्यूब चैनल आप हमारा सब्सक्राइब कीजिए, उसमें करंट अफेयर बेस्ड आपको शॉर्ट्स मिलेंगे डेली बेसिस पे। डेली द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस आपको सुबह 8 से 9 बजे के अराउंड मिलेगा। देन वन डे टॉपिक की हमने एक सीरीज चलाई है, 365 वन डे टॉपिक हमने कवर करने हैं, तो पूरा साल ये एक वन डे टॉपिक आपको मिलेगा, जो भी न्यूज में चल रहा रहता है कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में हम उसे कवर करते हैं। देन किसी भी संस्थान को ज्वाइन करें तो पहले रिव्यूज देखें, तो आप हमारे गूगल जो रिव्यूज हैं वो देख सकते हैं। देन सिलेक्शंस जो हैं वो काफी जो स्टूडेंट्स हैं उनका चयन पास्ट में हुआ है। अभी रिसेंटली जो आरुषि शर्मा है वो आईपीएस यहां से गई है। देन इसके अलावा अगर प्रीलिम्स आप क्लियर नहीं करते हैं तो 100% फ्री रिफंड आपकी हो जाएगी, प्रोवाइडेड दैट कि आप क्लासेस लगाते हैं, टेस्ट वगैरह टाइमली आप अपीयर उन टेस्ट में होते हैं, तो आपकी जो फी है वो पूरी आपको रिफंड करवा दी जाएगी। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, whether you should read NCERTs for HPAS or not। तो NCERTs पढ़नी है, जरूर पढ़नी है, मोस्ट वैलिड सोर्स है NCERTs। और सीधे पके पकाए नोट्स पढ़ना वो तो आसान है, पर NCERT जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे। तो ये हुआ आज के सेशन के बारे में। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।